हेलो एवरीवन और स्वागत है आप सभी का एनसीईटी कॉन्सेप्ट के चैनल पर। मैं हूं साक्षी अग्निहोत्री और मैं एनसीईटी कॉन्सेप्ट और सीयूईटी कॉन्सेप्ट पर आपको हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस डोमेन पढ़ाती हूं। हमारा SEO सिलेक्शन बैच प्लस ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, तो आप अपने फ्रेंड्स और जूनियर्स को डेफिनेटली इसके बारे में बता दीजिएगा, जहां पर आप बीए बीएड, बीएससी बीएड और बीकॉम बीएड की तैयारी कर सकते हैं। आप प्ले स्टोर पर जाकर के हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और गिवन ऑफिस नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करके और डिटेल्स भी ले सकते हैं। तो जब हम बात करते हैं एनसीईटी एग्जाम में डोमेन्स की, तो डोमेन्स बहुत सारे हैं और डोमेन्स में एनसीईटी में सारे डोमेन्स का पैटर्न सेम है। 28 क्वेश्चंस आपको दिए रहे होंगे, जिसमें से आपको 25 क्वेश्चंस डोमेन के लिए करने होंगे। टोटल मार्क्स 640 है पूरे पेपर का। आप डोमेन के लिए 25 क्वेश्चन करेंगे, हर एक क्वेश्चन 4 मार्क का रहेगा, मतलब ईच डोमेन कंसिस्ट्स ऑफ 100 मार्क। हर एक डोमेन 100 मार्क का रहेगा और अगर आपने कोई भी क्वेश्चन गलत किया तो 1 मार्क की नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। अगर आप क्वेश्चन छोड़ देते हैं तो कोई मार्क्स नहीं कटेगा, बट अगर गलत क्वेश्चन करते हैं तो 1 नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। इसीलिए हमारा मेन प्रायोरिटी ये रहेगा कि हम मैक्सिमम से मैक्सिमम करेक्ट क्वेश्चन करें और कोई भी नेगेटिव मार्किंग में खाली का मार्क एनटीए को ना दे। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस डोमेन पढ़ाऊंगी। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ अपना। मेरा नाम साक्षी अग्निहोत्री है और मेरा ग्रेजुएशन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी से पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में हुआ है। इसके अलावा मेरे पास हिस्ट्री की कोर डिग्री, माइनर डिग्री जिसको कहते हैं, BHU से ही है। अभी करेंटली मैं मास्टर्स कर रही हूँ जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से, पॉलिटिक्स विथ स्पेशलाइजेशन इन इंटरनेशनल रिलेशंस में। मैंने लास्ट ईयर CUET PG भी दिया था, जिसमें मेरी ऑल इंडिया रैंक 10 थी। सो आई थिंक आई एम अ परफेक्ट फिट टू टीच यू पॉलिटिकल साइंस। अगर हम पॉलिटिकल साइंस डोमेन के सिलेबस की बात करते हैं तो सबसे पहला और सबसे बेसिक सवाल एड्रेस करते हैं कि मैम किताबें कौन सी पढ़नी है, क्योंकि एग्जाम के लिए बुक्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन ये आता है कि 11th की एनसीईआरटी पढ़ूं कि 12th की एनसीईआरटी पढ़ूं कि दोनों एनसीईआरटी पढ़ लूं, या एनसीईआरटी पढ़ूं या स्टेट बोर्ड की बुक्स पढ़ लूं। तो बहुत सिंपल सा इसका जवाब है। बहुत सारे बच्चों को अंत तक नहीं पता चलता, लेकिन मैं आपको स्टार्टिंग से ही बता देती हूँ। आपको क्लास 12th की एनसीईआरटीज को रेफर करना है। आप कोई भी स्टेट बोर्ड की बुक्स नहीं पढ़ेंगे, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, बट एग्जाम ओरिएंटेशन के लिए एनसीईआरटीज इंपॉर्टेंट है। क्लास 11th की एनसीईआरटी से सवाल नहीं पूछे जाते हैं। क्लास 12th की एनसीईआरटीज आपके इस एग्जाम के लिए आपकी बेस बुक रहेंगी, आपकी बेसिक रिसोर्स बुक रहेंगी। आप अश्योर्ड रहिए। बाकी जितने भी पीपीटीज यहाँ पे बनते हैं, जितनी भी क्लासेस मैं करवाती हूँ, उसमें मैं एनसीईआरटी को ही बेस मान करके चलती हूँ। इवन दो मेरी आदत है तो मैं बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा चीजें भी पढ़ा देती हूँ। मैं मेंशन कर देती हूँ कि ये आपकी किताब में नहीं दिया, ये आपकी किताब में नहीं दिया, बट मैं एक्स्ट्रा से बहुत सारी चीजें बता देती हूँ। गिवन द फैक्ट कि मेरा खुद का डोमेन इंटरनेशनल रिलेशंस और पॉलिटिकल साइंस है, तो बहुत सारी एक्स्ट्रा चीजें जो मुझे लगता है एज अ पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए, मैं मेंशन करते हुए चलती हूं। लेकिन बेस बुक की जहां तक बात करते हैं तो 12th क्लास की एनसीईआरटीज आपके लिए बेस बुक हो जाएंगी। अब 12th क्लास की एनसीईआरटी में 2 किताबें हैं। पहली है बुक नंबर 1 और दूसरी है बुक नंबर 2। पहली किताब का नाम है पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, स्वतंत्र भारत में राजनीति। सभी को पता होगा भारत को स्वतंत्रता कब मिली, 1947 में मिली। तो 1947 के बाद भारत की राजनीति किस तरह से चलती है, भारत में किस तरह से पॉलिटिकल सिस्टम्स चलते हैं, उसके बारे में हम इस बुक में बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और इसी के साथ है कंटेम्परेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, यानी कि समकालीन विश्व राजनीति। इसी टाइम पीरियड पे, इसी टाइम फ्रेम पे, जिस समय इंडिया को आजादी के बाद इंडिया में पॉलिटिक्स चल रही थी, उसी टाइम पीरियड पे वर्ल्ड में क्या चल रहा है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो लगभग मान करके चलिए 1945 के बाद में वर्ल्ड में क्या चल रहा है, विश्व में पॉलिटिक्स कैसे चल रही है। शीत युद्ध चल रहा है, बाइपोलैरिटी का अंत हो रहा है, बर्लिन वॉल क्या है, यूएसएसआर क्या है, सोवियत संघ क्या है, सोवियत संघ का विघटन कैसे हो गया, अंतरराष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन सी हैं, जितनी भी आपको जियो पॉलिटिक्स की चीजें दिखती हैं, जितनी भी आपको इंटरनेशनल रिलेशंस की चीजें दिखती हैं, वो हम इस किताब में पढ़ेंगे और इन्हीं दोनों किताब से मिले जुले क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है मैम वेटेज किस किताब का ज्यादा है, तो आप
प्रीवियस ईयर्स को एनालाइज करेंगे, मैं भी आपके लिए प्रीवियस ईयर एनालिसिस के वीडियोस लेकर के आऊंगी, तो आप देखेंगे कि लगभग सेम वेटेज है दोनों किताबों का। किसी साल एक किताब से एक दो क्वेश्चन ज्यादा पूछ लिया, बट मान के चलिए आपको दोनों किताबों को इक्वल प्रायोरिटी में रखना है। आइए बहुत डिटेल में सिलेबस डिस्कस करते हैं, ताकि आप इस डोमेन को लेने से पहले अश्योर्ड हो जाएं कि हाँ ये वो चीज है जिसको मैं आगे आने वाले 5, 6, 7, 8 महीने पढ़ सकता हूँ। हाँ ये वो चीज है जिसमें मुझे इंटरेस्ट है, क्योंकि इंटरेस्ट का होना बहुत जरूरी है, ठीक है। इवन दो आप साइंस बैकग्राउंड से हैं, इवन दो आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, या आपने पहले भी ह्यूमैनिटीज पढ़ रखी है और पॉलिटिकल साइंस आपको समझ नहीं आती है, लगता है इंटरेस्ट नहीं है, तो बी अश्योर्ड अंत तक बने रहिएगा। क्लासेस ज्वाइन करके एक बार जरूर देखिएगा, मेरी आपको अश्योरेंस है कि आपको पॉलिटिकल साइंस जरूर पसंद आने लगेगी। तो पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस की बात करते हैं, स्वतंत्र भारत में राजनीति। तो सबसे पहले भारत जब आजाद हुआ तो भारत के सामने क्या प्रमुख चुनौतियां थी? 3 प्रमुख चुनौतियां थी। भारत को एकीकृत राष्ट्र कैसे बनाएंगे, पहला, एक यूनाइटेड और इंटीग्रेटेड इंडिया, ठीक है। दूसरी चैलेंज थी डेमोक्रेटिक सेटअप कैसे होगा इंडिया में, लोकतंत्र कैसे आएगा, और तीसरा चैलेंज था डेवलपमेंट कैसे होगा, विकास कैसे होगा। तो सबसे पहले आपकी बुक में ये चैप्टर पहले दिया गया है, ठीक है, आपके हालांकि इसमें यूनिट पे नंबर 2 पे है, बट ये चैप्टर पहले दिया गया है आपकी किताब में। ये है आपकी किताब का चैप्टर नंबर 1, नेशन बिल्डिंग एंड इट्स प्रॉब्लम, राष्ट्र निर्माण तथा उसकी समस्याएं। अब भारत को पार्टीशन मिला, भारत का विभाजन हुआ, तो विभाजन के बाद क्या क्या चुनौतियां आई, चैलेंजेस क्या थे पार्टीशन के, रिफ्यूजी सेटलमेंट कैसे हुआ, मतलब जो भी शरणार्थी इंडिया से पाकिस्तान, पाकिस्तान से इंडिया आए थे, लगभग 80 लाख माइग्रेंट्स एक दूसरे ने बॉर्डर क्रॉस किया था, ठीक है। तो किस तरीके से उनका रीसेटलमेंट होता है, कश्मीर प्रॉब्लम को कैसे एड्रेस करते हैं हम, आपको पता होगा कश्मीर एक बहुत सेंसिटिव मुद्दा है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, तो हमने उसको कैसे एड्रेस किया। इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट, राज्यों का गठन एवं पुनर्गठन कैसे हुआ, जो आज आप राज्य देखते हैं वो राज्य कैसे बने, राज्य पुनर्गठन आयोग कैसे आई, फजल अली कमीशन क्या होती है, KM पानिक्कर, HN कुंजरू, फजल अली का इसमें क्या योगदान था, इसके बारे में देखेंगे। और भाषा के आधार पर आपने अक्सर देखा होगा बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जिनमें भाषा के आधार पर अक्सर बहस होती रहती है, अक्सर कलेश होता रहता है, तो भाषा का ये पूरा क्या मुद्दा है, ये लैंग्वेज कहां से आ रहा है, लैंग्वेज बैरियर्स क्या हैं, इनके बारे में हम पहले चैप्टर में देखेंगे। इसके बाद अगर आप देखें तो आता है कांग्रेस का डोमिनेंस। भारत में पहली बार चुनाव 1952 के अंदर होते हैं और उसमें कांग्रेस का वर्चस्व देखने को मिलता है। एक बहुत लंबे सिस्टम तक, बहुत लंबे टाइम फ्रेम तक नेशनल लेवल में, राष्ट्रीय लेवल पे कांग्रेस का डोमिनेंस, कांग्रेस का प्रभुत्व हमें देखने को मिलता है। तो ये प्रभुत्व कैसा था, इस प्रभुत्व के क्या कॉन्सिक्वेंसेस थे, ये प्रभुत्व क्यों था, और स्टेट लेवल पे ये प्रभुत्व क्यों अनइवन था, स्टेट लेवल पे इतना ज्यादा प्रभुत्व क्यों नहीं था, ये सारी चीजें हम देखेंगे। अब कांग्रेस तो सरकार बना ली, विपक्ष का क्या होगा, तो विपक्ष भी था, तो मेजर ऑपोजिशन पार्टीज, मेजर विरोधी दलों के बारे में भी हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद आगे आएंगे तो हम देखेंगे कि भारत में सरकार भी बन गई, भारत एक एकीकृत राष्ट्र भी बन गया, तो थोड़ा बहुत विकास की बात कर लेते हैं, प्लानिंग की बात कर लेते हैं। तो भारत में योजना आयोग कैसे आई, पंचवर्षीय योजनाएं कैसे बनाई गई, भारत में उस समय इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स यानी कि आर्थिक लाभ क्या थे। इसके बाद आप देखें हरित क्रांति के बारे में पढ़ेंगे, श्वेत क्रांति के बारे में पढ़ेंगे, ऑपरेशन फ्लड को देखेंगे। तो बेसिकली ये था आपके पॉलिटिकल साइंस का बेसिक, जहां पे इंडिया की स्वतंत्रता के बाद हमने पहले एकीकृत राष्ट्र बनाया, राज्यों का निर्माण, उसके बाद कांग्रेस का सिस्टम, भारत में पहली बार इलेक्शंस, और भारत में पहली बार प्लानिंग का होना, पहली बार पंचवर्षीय योजनाओं का लागू होना। बहुत हो गई भाई डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की बात, थोड़ा सा देखेंगे भारत के विदेशी संबंधों को, भारत की फॉरेन पॉलिसी को। पॉलिटिकल साइंस का बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, बहुत विशेष घटक होता है उसकी विदेश नीति। मतलब अगर आप पॉलिटिकल साइंस को इन जनरल एज अ सब्जेक्ट भी देखेंगे तो इंटरनेशनल रिलेशंस और फॉरेन अफेयर्स पे बहुत स्पेसिफिक एम्फेसिस दिया जाता है, ठीक है। तो नेहरू जी जो हैं वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर दोनों थे, इनके बारे में थोड़ा देखेंगे। इंडिया और चाइना की 1962 की वॉर, अब देखिए इंडिया चाइना के साथ 1962 में वॉर हुई, ठीक है। पाकिस्तान के साथ हमारे 4 युद्ध हुए हैं 1947-48 में, ठीक है। उसके बाद
हमारा 1965 में जब लाल बहादुर शास्त्री थे, 1971 में बांग्लादेश वॉर और 1999 में कारगिल वॉर, तो इन सबको देखेंगे। इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम, भारत के परमाणु प्रोग्राम के बारे में पढ़ेंगे। भारत का पहला प्रोग्राम हुआ था 1974 पोखरण राजस्थान में, ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा इसको बोला जाता है, ठीक है। और दूसरा हुआ था 1998 में, जिसको ऑपरेशन शक्ति बोला जाता है। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है। फिर हम देखेंगे कि कांग्रेस के सिस्टम को चैलेंजेस किस तरह से मिलते हैं। कांग्रेस का वर्चस्व चल रहा है पॉलिटिक्स में, लेकिन अब ऐसा तो है नहीं कि एक चीज बहुत लंबे समय तक चले और उसमें कोई प्रॉब्लम्स ना आए। तो किस तरीके से कांग्रेस के सिस्टम को चुनौतियां मिलती हैं और किस तरीके से कांग्रेस की व्यवस्था का पुनः स्थापन होता है। नेहरू जी की डेथ हो जाती है 1964 में, उसके बाद कांग्रेस किस तरह से ऑपरेट करती है। कांग्रेस में स्प्लिट हो जाती है, कांग्रेस दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। वो क्या था, कांग्रेस स्प्लिट क्या था। 1971 में कांग्रेस किस तरीके से इलेक्शन जीती, इंदिरा गांधी ने किस तरीके से गरीबी हटाओ की पूरी पॉलिटिक्स करी। देखिए, पॉलिटिक्स ऑफ गरीबी हटाओ, विपक्ष बोलता है इंदिरा हटाओ, इंदिरा बोलती हैं गरीबी हटाओ, और इंदिरा गांधी बम्पर रूप से चुनाव जीत करके आती हैं। तो ये क्या पॉलिटिक्स थी पूरी, इसके बारे में बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। और इसके बाद आता है क्राइसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर, संवैधानिक व्यवस्था का संकट, जिसके अंदर भारत में लगी हुई इमरजेंसी को हम बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे। किस तरीके से इमरजेंसी लगी, तो आपातकाल, ठीक है, आपातकाल के क्या क्या प्रावधान होते हैं, आपातकाल के दौरान क्या क्या हुआ, उन सब के बारे में बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। आगे आते हैं तो देखते हैं क्षेत्रीय आकांक्षाएं एवं संघर्ष। भारत एक बहुत ही विविध देश है, अलग अलग जाति, धर्म, वर्ग, रीजन, क्षेत्र के लोग यहाँ पे बसते हैं, ठीक है, अलग अलग संप्रदाय के लोग यहाँ पे बसते हैं। तो किस तरीके से भारत में क्षेत्रीय आकांक्षाओं का राइज हुआ, रीजनल पार्टीज किस तरह से आई। फैक्ट बताती हूँ एक, भारत में सबसे पुरानी रीजनल पार्टी 1920 में बनी अकाली दल है, ठीक है। पंजाब में अकाली दल बनी थी 1920 में, और वो भारत की सबसे पुरानी क्षेत्रीय पार्टी है। अच्छा, एक चीज और, प्लीज ये हिंदी वाले जो बच्चे हैं वो परेशान मत होइएगा, जस्ट बिकॉज यहाँ पे सिलेबस इंग्लिश में लिखा है और सिर्फ ये पॉइंट हिंदी में लिखा है, यहाँ पे सब कुछ इंग्लिश में लिखा है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम बैचेस में हिंदी को नहीं लेंगे, हम बराबर फोकस करेंगे, बाइलिंगुअल बैचेस चलेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में, ठीक है। तो परेशान नहीं होना आपको, यहाँ पे इसलिए इंग्लिश में लिखा है क्योंकि इतना ज्यादा समझाना नहीं है, मुझे बस आपको एक बैकग्राउंड बताना है, मुझे बस आपको एक इंटरेस्ट डेवलप करवाना है, और मुझे बस आपको एक ओवरव्यू देना है कि आप क्या पढ़ने वाले हैं, जो कि आपको पता होना चाहिए। इस चैप्टर में हम 4-5 एरियाज को कवर करेंगे, जैसे कि पंजाब, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट यानी कि उत्तर पूर्वी वाला जो पोर्शन है। इसके अलावा कश्मीर इशू को देखेंगे, साउथ इंडिया में जाकर के द्रविडियन इशू को देखेंगे, थोड़ा सा गोवा के बारे में पढ़ लेंगे। तो प्रमुखता क्या क्षेत्रीय आकांक्षाएं और संघर्ष थे, उनके बारे में हमें देखना है। इसके बाद अगर आप देखें तो एक टाइम आता है जब भारत में होता है डेमोक्रेटिक अपसर्ज, लोकतांत्रिक उछाल, वुमेन की एंट्री होती है पॉलिटिक्स में, दलित्स, ओबीसीज, इनका राइज देखने को मिलता है। अच्छा, ये जो डेमोक्रेटिक अपसर्जेस हैं, इनका कॉन्सेप्ट भारत में योगेंद्र यादव ने दिया है, ठीक है। किसने दिया है, योगेंद्र यादव ने। अभी परेशान नहीं होना, बहुत डिटेल में इन सारी चीजों को बैच में कवर किया जाएगा, ठीक है। तो 1990s के पास से किस तरीके से राजनीतिक उछाल होता है, किस तरीके से लोग पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर देते हैं, जनता दल और बीजेपी का राइज होता है। बीजेपी बनी थी 1980 में, भारतीय जनसंघ से निकल करके आई थी। तो बीजेपी का राइज किस तरीके से होता है, यूनाइटेड फ्रंट और एनडीए की सरकारें आती हैं, 2004 में इलेक्शंस होते हैं और फिर यूपीए की सरकार आती है। तो इनके बारे में भी बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, और फिर देखेंगे कि वर्तमान समय में क्या मुद्दे हैं, क्या चुनौतियां हैं भारत की पॉलिटिक्स के अंदर, वो भी देखना बहुत जरूरी है। ग्लोबलाइजेशन को लेकर के एलपीजी रिफॉर्म्स आए थे 1991 में, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी क्या है, नई अर्थव्यवस्था किस तरीके से चलती है, उसके बारे में देखेंगे। दलित पॉलिटिक्स, दलित्स का क्या रोल है भारत की राजनीति में, और इसके अलावा अयोध्या इशू वगैरह, इन सब के बारे में भी बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये था पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। स्वतंत्र भारत में किस तरीके से राजनीति होगी, स्टार्ट किया देश को बनाने से, गए कांग्रेस के डोमिनेंस के ऊपर, फिर आया योजना आयोग आपका, फिर भारत की विदेश नीति को देख लिया, कांग्रेस सिस्टम के चैलेंजेस को पढ़ लिया, आपातकाल के बारे में देख लिया, उसके बाद कुछ क्षेत्रीय आकांक्षाओं को पढ़ लिया, उसके बाद डेमोक्रेटिक अपसर्ज और वर्तमान समय की चुनौतियां। अब आती है हमारी दूसरी और बेहद इंटरेस्टिंग बुक, कंटेम्परेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। बहुत सारे
सारे लोगों को इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से डर लगता है, बट व्हाट टू फियर व्हेन साक्षी मैम इज हियर, क्योंकि मेरा ये मेन डोमेन है, ठीक है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में मुझे बहुत इंटरेस्ट है, मेरा स्पेशलाइजेशन भी इंटरनेशनल रिलेशंस है, तो इसमें आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। स्टार्टिंग होती है डिसइंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड वर्ल्ड एंड कोलैप्स ऑफ बाइपोलैरिटी। हो क्या रहा था उस समय, दो लोगों के बीच में मुख्य कलेश चल रहा था, यूएसए और यूएसएसआर, ठीक है। अब 1991 में ये यूएसएसआर जो है ये खत्म हो जाता है, ठीक है। अब सोचो दो पार्टी लड़ रही हैं, एक पार्टी खत्म हो गई तो बचा क्या, एक। तो पहले जो दो ध्रुवीयता थी, पहले जो दो लोग लड़ रहे थे उसमें से एक खत्म हो गया, ये पूरी बाइपोलैरिटी खत्म हो गई। तो उसके बाद वर्ल्ड की पॉलिटिक्स कैसे आगे बढ़ी उसको हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ के विघटन के बाद रशिया और बाल्कन स्टेट्स किस तरह से निकल करके आए वो पढ़ना है, और भारत के क्या रिलेशनशिप हैं रशिया के साथ और बाकी देशों के साथ उसको भी डिस्कस करना है, ठीक है। उसके बाद कुछ ऑल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर, जैसे कि ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ यूएसए पावरफुल है, चाइना भी बहुत पावरफुल है, ठीक है। चाइना के अलावा आप देखें साउथ कोरिया भी पावरफुल है, इसके अलावा आप देखें जापान भी पावरफुल है, यूरोपीय संघ यानी कि ईयू के पास बहुत ज्यादा पावर है, आसियान एक संगठन है उसके पास बहुत ज्यादा पावर है। तो इन सारे संगठनों को, इन सारे वैकल्पिक शक्ति के केंद्रों को, इन सारे केंद्रों को जिनके पास ऑलरेडी शक्ति है एक मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर में, एक बहुध्रुवीय वर्ल्ड सिस्टम में, उनको हम देखेंगे, ठीक है। मतलब ऐसे प्रमुख देश या प्रमुख संगठन जिनके पास प्रमुख रूप से शक्ति है उनको हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद आएंगे साउथ एशिया इन पोस्ट कोल्ड वॉर एरा, किस तरीके से शीत युद्ध के खत्म होने के बाद दक्षिण एशिया है, दक्षिण एशिया की बात करेंगे तो भारत और उसके नेबरिंग जो स्टेट्स हैं वो दक्षिण एशिया में आते हैं। इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, भूटान, नेपाल, मालदीव्स, बांग्लादेश, ये सब साउथ एशिया, दक्षिण एशिया में आते हैं। तो किस तरीके से इन देशों में पॉलिटिक्स चल रही है, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स, नेपाल की पॉलिटिक्स, श्रीलंका की पॉलिटिक्स, भूटान, बांग्लादेश, मालदीव्स, इन सब की पॉलिटिक्स, और इनका एक संगठन भी है भाई, ठीक है। ये जो लोग हैं इनका एक संगठन है जिसको सार्क बोला जाता है। तो सार्क नामक संगठन के बारे में भी इस चैप्टर में पढ़ना है। इसके अलावा कुछ एक अंतरराष्ट्रीय संगठन, कुछ एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर हमारा प्रमुख फोकस यूएन पर रहेगा, प्रमुख फोकस संयुक्त राष्ट्र पर रहेगा, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र इस समय विश्व में एग्जिस्ट करने वाली सबसे बड़ी अंतरराष्ट्रीय संस्था है, ठीक है। तो यूएन का क्या फ्यूचर है, यूएन का क्या रोल है, इंडिया का क्या रोल है यूएन के अंदर। इसके अलावा कुछ एक एनजीओज के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि मैं एक दो नाम बता देती हूँ आपको, एमनेस्टी इंटरनेशनल, ह्यूमन राइट्स वॉच, रेड क्रॉस सोसाइटी, इन सब चीजों के बारे में हमको पढ़ना है। इसके अलावा सुरक्षा एक बहुत जरूरी घटक है प्रेजेंट की। अगर आप पॉलिटिक्स में देखें तो हम सिक्योरिटी को देखेंगे वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर। दो तरह की सिक्योरिटी होती है, ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल, पारंपरिक और गैर पारंपरिक। तो दोनों को बहुत डिटेल में देखते हुए ये देखेंगे कि ह्यूमन सिक्योरिटी क्या होती है, यानी कि मानव सुरक्षा क्या है, और ग्लोबल सिक्योरिटी क्या होती है, वैश्विक सुरक्षा क्या है। सुरक्षा के सारे मुद्दों पर डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। पर्यावरण भाई बहुत जरूरी है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है आजकल, तो देखो है ना, ये भी खबरें आ रही हैं कि एआई के जो डेटा सेंटर्स हैं उनसे पानी खत्म हो रहा है, फ्रेश वाटर खत्म हो रहा है हमारे पास। तो इन्वायरमेंट बहुत जरूरी है। आपने देखा होगा बहुत सारी क्लाइमेट समिट्स होती हैं, तो इस चैप्टर में प्रमुखता होने वाले पर्यावरण समिट्स के बारे में हमें डिस्कस करना है, ठीक है। पर्यावरण के लिए जो भी समिट्स हुए हैं, पर्यावरण के लिए जो भी प्रमुख सम्मेलन हुए हैं उनको डिस्कस करेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम स्टॉकहोम की कॉन्फ्रेंस टू मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, रियो अर्थ समिट, ब्रंटलैंड कमीशन की रिपोर्ट, थिंक लिमिट्स टू ग्रोथ का क्लब ऑफ रोम का थिंक टैंक, फिर उसके बाद पेरिस का सम्मेलन, फिर उसके बाद क्योटो प्रोटोकॉल, वियना का सम्मेलन, सारी चीजें इस चैप्टर में डिस्कस होंगी। और इंडिया का क्या स्टैंड है ग्लोबल एनवायरमेंटल डिबेट्स में उसको भी पढ़ेंगे। हर एक चैप्टर के एंड में हम ये देखेंगे कि इंडिया का क्या स्टैंड है। वर्ल्ड पॉलिटिक्स के जितने भी चैप्टर हैं सबके एंड पे इंडिया का स्टांस जानना बहुत जरूरी है। और एंड पे पढ़ेंगे भूमंडलीकरण, ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन क्या होता है एक शब्द में समझाऊंगी, उसी एक शब्द में इस पूरे इतने बड़े से वर्ड का सार छुपा हुआ है। ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है फ्लो, फ्लो का मतलब होता है हिंदी में प्रवाह,
किसी भी चीज का प्रवाह हो रहा हो, चाहे वो गुड्स का, चाहे वो कैपिटल्स का, चाहे वो टेक्नोलॉजी का, मतलब कि सामान का प्रवाह हो रहा हो, व्यापार हो रहा हो, कुछ भी चीज का प्रवाह हो रहा हो, उसको ग्लोबलाइजेशन कहेंगे। ठीक है, तो किस तरीके से ये ग्लोबलाइजेशन होता है, इस पे कुछ प्रमुख वाद विवाद भी हैं, अच्छा है, बुरा है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, उसको देखेंगे। और देखो, वर्ल्ड में जब तक किसी चीज का विरोध ना हो तब तक काम नहीं चलता, तो एंटी ग्लोबलाइजेशन मूवमेंट्स को भी देखेंगे, ग्लोबलाइजेशन के विरुद्ध जो आंदोलन हुए उनको भी देखेंगे, और इंडिया का क्या स्टैंस है ग्लोबलाइजेशन में, इसको भी हमें पढ़ना है। ठीक है, तो ये फाइनल था, बस इतना ही सिलेबस है, 2 ही किताबें हैं, एक इंडिया की है, एक वर्ल्ड की है, एक भारत की पॉलिटिक्स की बात करती है, एक वैश्विक पॉलिटिक्स की बात करती है। सीखने को पॉलिटिकल साइंस में बहुत कुछ है। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस ऑल्सो आप पीजी एग्जाम में देखें, आप यूजीसी नेट एग्जाम में देखें, बहुत इंटेंस कंपटीशन है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे प्रेफर करते हैं कि उन्हें पॉलिटिकल साइंस पढ़ना है। बहुत सारे करियर प्रोस्पेक्ट्स हैं इसके बाद, आप लॉ से लेकर के जर्नलिज्म तक परस्यू कर सकते हैं, आप एकेडमिक्स में जा सकते हैं, आप थिंक टैंक्स के साथ काम कर सकते हैं। बाकी आपका जो बीए बीएड है उसको तो आप डेफिनेटली कर ही सकते हैं। ठीक है, बीए ऑनर्स कर सकते हैं, आगे जाकर के रिसर्च कर सकते हैं। तो बहुत सारे प्रोस्पेक्ट्स ये सब्जेक्ट आपको देता है, ना सिर्फ बहुत सारे प्रोस्पेक्ट्स देता है, बल्कि आपको सीखने का और दुनिया को देखने का एक नया नजरिया भी देता है। बहुत प्यारा सब्जेक्ट है, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, एंड आई रियली होप कि आप लोग डोमेन में पॉलिटिकल साइंस को भारी से भारी मात्रा में सेलेक्ट करेंगे, और मैं आप सभी को क्लासेस में मिलूंगी। ठीक है, तो जल्दी ही मिलेंगे हम लोग रेगुलर क्लासेस में। आई होप आपको सारा सिलेबस अच्छे से समझ में आ गया होगा। सिलेबस से रिलेटेड कोई भी डाउट, कोई भी समस्या हो, कुछ भी पूछना हो आपको, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर के बताइए। कमेंट्स में पढ़ती हूँ, और जो भी आपके जेन्युइन कमेंट्स होंगे, जो भी आपकी जेन्युइन क्वेरीज होंगी, मैं उन सभी का रिप्लाई देने का अपनी तरफ से पूरा प्रयास करूंगी। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, एंड आई विल सी यू ऑल इन द क्लासेस। तो मिलते हैं डोमेन पॉलिटिकल साइंस की क्लासेस में, पॉलिटिक्स विद साक्षी मैम। ठीक है, बच्चे मुझे जेएनयू वाली मैम बोलते हैं, तो पॉलिटिक्स विद जेएनयू वाली मैम। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।